अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाय गाइस, आई एम ज़ारा खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ारा खान ऑफिशियल। नॉवेल जन्नत की पत्ती बाय निम्रा अहमद, एपिसोड नंबर 18। डीजे खामोशी से मोबाइल के बटन दबाती नंबर मिला रही थी। बटनों की टू टू ने रूम की खामोशी में ज़रा सा अरताश पैदा किया था। कॉल का सब्ज़ बटन दबाने से पहले इसने नज़र उठाकर अपने मुकाबिल बैठी हया को देखा, जो पूरी संजीदगी से इसकी तरफ मुतवज्जा थी। मगर हया में से कहूँगी क्या, यही कि हया को अपना मोबाइल चाहिए और इसे वापस कर दे। मगर वो वापस कैसे करेगा, ये इसका मसला है। तुम कॉल मिलाओ। वो झिंझिला कर उठी। डीजे ने सर हिलाकर सब्ज़ बटन दबाया, स्पीकर ऑन कर दिया और फ़ोन अपने लबों के करीब ले आई। दूसरी जानब तवील घंटियाँ जा रही थी। वो दोनों घंटियाँ सुनती गई। पता नहीं तुम्हारा मोबाइल किधर पड़ा हुआ होगा, इसी के मोबाइल पर कर लेते, शायद इस पे वो उठा ले। तभी कॉल उठा ली गई। हेलो। वो जहानी था, ज़रा सा मसरूफ़ लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं डीजे खतीजा बोल रही हूँ। दरअसल जहान खतीजा, ऐसा है कि ये फ़ोन मेरे पास है। हया रेस्टोरेंट में भूल गई थी। वो मसरूफ़ सा लग रहा था। पीछे बहुत से लोगों के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। शायद वो रेस्टोरेंट में था, मुझे पता है, इसीलिए तो कॉल की है। ओके। वो गहरी सांस लेकर बोला। हया किधर है? वो मसरूफ़ थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ। बात करते हुए डीजे ने एक नज़र हया पे डाली, तो कुर्सी के किनारे पे आगे होकर बैठी इसे देख रही थी। जी कहिए। बात ये थी कि मैं और हया कल प्रिंस आइलैंड शहज़ादे के जजीरों जाने का सोच रहे थे। इनफैक्ट हम प्रिंस आइलैंड के सबसे बड़े जजीरे व्यू कड़ा जाएंगे। हया ने नासमझी से उलझ के इसे देखा, फिर नफ़ा में सर हिलाकर रोका, मगर वो मज़े से कह जा रही थी। ओके, तो आपको फ़ोन चाहिए? नहीं, फ़ोन आप अपने पास रखें, ऐश करें, हमें बस कंपनी चाहिए। डीजे जलील। वो बिना आवाज़ के लब हिलाकर चिल्लाती और डीजे की कहनी मरोड़ती, मगर डीजे हाथ छुड़ाकर उठी और दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हुई। कल तो मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, आपके साथ नहीं चल सकूँगा। तो परसों सुबह चलते। शिश नहीं। वो हाथ से इशारा करती से बाजू रखने की कोशिश कर रही थी। परसों तो मुझे शहर से बाहर जाना है, वो कह रहा था। फिर जुम्मे को मेरी एक अहम मीटिंग है और व्यू अड्डा में तो पूरा दिन लग जाता है। फिर तो आप हफ्ते को भी मसरूफ़ होगे, डीजे ने मायूसी से कहा। तो दूसरी जानिब चंद लम्हे की खामोशी छा गई। इनफैक्ट हफ्ते को तो मैं वाकई फ़ारिग हूँ। ठीक है, हफ्ते को मैं आप लोगों के साथ चल सकता हूँ। वो जैसे बादल नाख्वास्ता तैयार हुआ था। बस फिर ठीक है, हम सुबह वाली गोरसल से कदी कोई की बंदरगाह पे पहुंच जाएंगे। आप भी 7 बजे से पहले हमारा वहां इंतज़ार कीजिएगा। वहां से हम फिर इकट्ठे फेरी में सवार होंगे। ठीक मैडम। और हाँ, तब तक आप हमारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपका एहसान ताउम्र रखूँगा। वो ज़रा सा हंसकर बोला। वो फ़ोन बंद करके वापस आई तो हया खामोशी से घूर रही थी। डीजे वापस कुर्सी पे बैठी और बड़े लापरवाही अंदाज में मेज़ से मैगज़ीन उठाकर सफ़े पलटने लगी। क्या ज़रूरत थी इससे साथ चलने का कहने की? हम अकेले भी तो जा सकते थे ना, क्योंकि मुझे इसकी शादीशुदा होने में अभी भी शक है। वो अब एक सफ़े पे रुककर बागौर कोई तस्वीर देख रही थी। वैसे इसकी बीवी कहाँ होती है? यहीं इस्तांबुल में। वो बददिली से पीछे होकर बैठ गई। इसकी क्या अपनी बीवी से कोई लड़ाई है? कभी जिक्र नहीं करता इसका। शायद मैंने इस मौजू पर कभी बात नहीं की। वैसे भी जहान का निकाह बचपन में ही हो गया था। अब पता नहीं इसे खुद अपने
निकी का इल्म है ही या नहीं, क्योंकि वो कभी जिक्र नहीं करता। शायद फुप्पो ने इसे छुपा कर रखा है। बच्चों वाली बातें करती हो तुम हया। डीजे ने अचानक से चेहरा उठाकर इसे देखा। आज के दौर में कहाँ मुमकिन है कि किसी का निकाह हो और इसे इल्म ना हो। यकीनन इसे पता होगा, मगर यहाँ सवाल ये है कि निकाह इसका जिससे भी हो, मगर तुम इसकी इतनी केयर क्यों करती हो। डीजे फिर मुस्कुराहट दबाते रिसाले की तरफ मुतवज्जा हो गई थी, क्योंकि इसका निकाह मुझसे हुआ है। वो आहिस्ता से बोली तो डीजे ने एक झटके से सर उठाया। यानी ओ गॉड, तुम्हारा इससे निकाह हुआ था तो वो तुम्हारा क्या लगा? सौतेला मामू लगा। वो बिगड़ कर बोली और अपने बैंक की तरफ बढ़ गई। ओ माय गॉड, तुमने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई। डीजे अभी तक बेयकीन थी। अब बता तो दिए ना, अब जाओ, क्लास टाइम होने वाला है और मैं आज कैंपस नहीं जाऊंगी। वो ऊपर अपने बिस्तर में फिर से लेट गई और कंबल मुंह पर डाल लिया। बहुत जलील हो तुम हया। ओ गॉड, वो तुम्हारा हस्बैंड है। डीजे अभी ठीक से हैरान भी ना हो पाई थी कि घड़ी पर निगाह पड़ी। अरे 8 बज गए। वो मैगज़ीन फेंक कर उठी और खिड़की के सामने जाकर खड़ी हुई। फिर स्लाइड खोलकर चेहरा बाहर निकाले, लबों के गिर्द दोनों हाथों का प्याला बनाए आवाज़ बुलंद चिल्लाई, गुड मॉर्निंग डीजे। नी ने दूर नीचे से किसी लड़के ने जवाबी हांग लगाई थी। जालिल, वो जलकर और ज़ोर से चिल्लाई, चुप करो, मुझे सोने दो। हया ने तकिया खींच कर इसे मारा, मगर वो इसी खिड़की के पास खड़ी सदाएं लगाती रही। वो यूनिवर्सिटी की इमारत की बैरूनी सीढ़ियाँ उतर रही थी जब इसका मोबाइल बजा। वो वहीं तीसरी सीढ़ी पे रुकी, फाइल और किताबें दूसरी हाथ में मुंतकिल की और बारी बारी कोट की दोनों जेबें खंगाली। फिर अंदरूनी जेब में हाथ डाला तो मोबाइल बाहर निकाला। ये इसका पाकिस्तानी सिम वाला फ़ोन था। दूसरा मोबाइल जहान के पास होने के बायस वो आजकल इसे ही इस्तेमाल कर रही थी। चमकती स्क्रीन पे तुर्की का कोई गैर शनासा नंबर लिखा आ रहा था। नंबर किसका था इसे कतई याद ना था। नंबर याद रखने में वो पहले ही चोर थी। इसे अपने पाकिस्तानी नंबर तक के आखिरी 2 हिस्से भूलते थे और तुर्की वाला तो खैर सिरे से ही याद ना था। हेलो। वो फ़ोन कान से लगाए हुए वहीं सीढ़ी पे बैठ गई, कंधे से बैग उतारकर एक तरफ रखा। जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, खयाबान इरम देखते हैं। आवाज़ अजनबी थी भी और नहीं भी, मगर इसका लोच, उतार चढ़ाव और अंदाज सब शनासा था। वो लब भींच गई। अब्दुर्रहमान बात कर रहा हूँ और बात करने की इजाज़त चाहता हूँ। गो के वो पढ़ा लिखा लगता था, मगर अंदाज से कहीं कहीं मुंबई के किसी निचले तबके के शहरी की झलक आती थी। क्या बात करनी है आपको? आखिर आप मुझसे चाहते क्या है? मिलना चाहता हूँ, बताइए, क्या ये मुमकिन है? इसकी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। हथेलियाँ बेख्तियार पसीने में भीग गई। मैं नहीं मिल सकती। क्यों? जिस फ़ोन कॉल में आपकी दोस्त ने आपकी कज़न को अपने साथ चलने की ऑफ़र की थी, मैं गालिबन इन्होंने ब्यूकड्डा का जिक्र किया था। प्रिंस आइलैंड, शहजादों के जजीरे। क्या आप इधर नहीं आ रही? तो वो इसकी कॉल टैप कर रहा था और तभी इसने पाकिस्तान वाले मोबाइल पे कॉल नहीं की थी, क्योंकि वो तुर्की वाले फ़ोन के जहान की तवील में होने के बारे में जानता था। मैं ब्यूकड्डा नहीं जा रही। आइंदा आप ना तो मेरा पीछा करेंगे, ना ही मेरी कॉल्स टैप करेंगे, वरना मैं आपकी जान ले लूँगी, समझे? इसने फ़ोन काटा और सुर्ख बटन ज़ोर से दबाया। मोबाइल ऑफ हो गया। वो गहरी सांस लेकर उठ खड़ी हुई। जाने कब ये शख्स इसका पीछा छोड़ेगा। समंदर की झाग भरी नीली लहरों पर से हवा सरसराते हुए गुजर रही थी। वो दोनों फेरी की बालकनी में खड़े सामने समंदर देख रहे थे।
जहान कदरे झुककर रेलिंग पकड़े खड़ा था और हया गर्दन सीधी उठाए लब भींचे सामने इसे देख रही थी। डीजे अभी भी कैमरा लिए बालकनी के दूसरे सिरे तक गई थी, सो इन दोनों के दरमियान खामोशी छा गई थी। वो जब से खड़ी बंदरगाह पे फेरी में सवार हुए थे तब से आपस में बात नहीं कर रहे थे। फेरी वैसे भी कच्चा-कच भरा हुआ था, जगह ढूंढने में भी इतना वक्त सर्फ हो गया। फेरी की निचली मंजिल जो चारों तरफ से शीशों से बंद थी, पर जड़े तमाम सोफ़े और कुर्सियाँ भरे थे, सो वो बलाई मंजिल पे आ गए जो ओपन एयर थी, खुला सा वसी अहाता जहाँ हर तरफ सोफ़े और कुर्सियाँ थी, मगर एक निश्त भी खाली नहीं थी। इनको भला आखिर फेरी के किनारे पे बनी तंग सी बालकनी में खड़े होने की जगह मिली। वो इतनी तंग थी कि समंदर की जानिब रुक करके एक वक्त में एक ही बंदा रेलिंग के साए पे खड़ा हो सकता था। बालकनी की गैलरी लंबी थी और लोगों की एक तवील कतार वहाँ खड़ी थी। वो दोनों बिल्कुल दाएं तरफ के कोने में थे। हवा बेहद सर्द थी, फिर भी जहान सेया स्वेटर की आस्तीन टहनियों तक मोड़े हुए था, मगर इसे बेहद सर्दी लग रही थी कि इसने सेया लंबे स्कर्ट के ऊपर सिर्फ सुरमई स्वेटर ही पहन रखा था। सो अब सेया स्टॉल को सख्ती से कंधों की गिर्द लपेट कर बाजू सीने से लपेट रखे थे। गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सन रेन। हया के बाईं तरफ रेलिंग पकड़ी इंडियन लड़कियों का एक ग्रुप खड़ा था। वो लड़कियां बहुत सी थी और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी और इनकी कतार बालकनी के दूसरे सिरे तक जाती थी। वो किसी स्टडी टूर से इस्तांबुल आई हुई थी और अब चेहरे के गिर्द हाथों का प्याला बनाए बुलंद आवाज़ लहक लहक कर गीत गा रही थी। तुम इस रोज़ बगैर बताए उठकर चली गई। तुम्हें पता है मैं कितनी देर इस्तिकलाल स्ट्रीट में तुम्हें ढूंढता रहा। वो रेलिंग पे झुका समंदर की लहरों को देखते हुए कहने लगा, तो ना ढूंढते। हया ने बेनियाजी से शाने अचकाए। हवा से इसके बाल उड़ उड़कर जहान के कंधे को छू रहे थे, मगर वो इन्हें समेटने का तकल्लुफ भी नहीं कर रही थी। इतना गुस्सा! जहान ने गर्दन मोड़कर हैरत से इसे देखा। वो सामने ही देखती रही। ऐसा भी कुछ नहीं किया था मैंने। अगर तुम्हें खुद शर्मिंदगी नहीं है तो मैं क्यों दिलाऊं? मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही पूछता। मुझे किसी और से कोई सरोकार नहीं है। सी गर्ल्स का एक गोल पर फड़फड़ाता इनके सामने से गुजर रहा था। जहान सीधा हुआ और हाथ में पकड़ी रोटी का टुकड़ा तोड़कर फिजा में उछाला। एक बड़े से सी गर्ल समंदरी बगले ने फिजा में ही गोता लगाकर इसे अपनी चोंच में दबा लिया। वो खामोशी से पानी की नीली सतह को देखती रही। पानी में गुलाबी जेलीफिश तैर रही थी। इनके सर पानी के अंदर ही थे, मगर वो इतना शफाफ था कि वो वाज़ह दिखाई देती थी। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है हया कि मैं पूछ सकूं वो शख्स क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? पूछो, ज़रूर पूछो, मगर इसी से जाकर पूछो। मगर मैं नहीं जानता कि वो कौन है। मैं भी नहीं जानती कि वो कौन है। आज वो जहान के लिए वही हया सुलेमान बन गई थी जो वो हर एक के लिए थी। खुद को जिस शख्स के सामने झुका लिया था, अब इसी के सामने उठाना भी था। जीने दो कुछ पल तो जीने दो, जीने दो कुछ पल तो जीने दो, जीने दो। वो लड़कियां एक लहक लहक कर गा रही थी। डीजे भी कहीं इनके साथ ही थी। अच्छा, आई एम सॉरी। वो रुख मोड़ कर इनके बिल्कुल मुकाबिल आ खड़ा हुआ और रोटी का बचा हुआ टुकड़ा इसकी तरफ बढ़ाया। हया ने निगाह उठाकर इसे देखा तो वो ज़रा सा मुस्कुरा दिया। एक लम्हा लगा था कि इसे पिघलने में, और वो पिघली हुई मोम का ढेर बन गई। बहुत धीरे से वो मुस्कुरा दी। खुद से किए सारे वादे भूल गए। ओके। इसने रोटी का टुकड़ा खींचकर तोड़ा और उड़ते हुए बगले की सिमत फेंका।
इसने इसे फ़िज़ा में ही पकड़ लिया। तुम्हारा तुर्की बहुत खूबसूरत है जहान, मगर यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। अब वो रोटी के टुकड़े करके फ़िज़ा में उछाल रही थी। अच्छा, कैसे है वो? अकड़ू, बदलिहाज, बदतमीज़, बदतहज़ीब, बेमुरव्वत, उल्टे दिमाग के लोग हैं यहाँ के, वो कहती गई और वो बेख्तियार हंसता चला गया। और पाकिस्तान के लोग कैसे होते हैं हया सुलेमान? खूब हंस कर वो बोला था। कम अज़ कम तुर्कों से तो बेहतर होते हैं। इसने रोटी का आखिरी टुकड़ा भी उछाल दिया। जहान अभी तक हंस रहा था। गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस टू ग्रो अप अगेन। लड़कियां इसी तरह मगन से गा रही थी। वो तीनों साथ साथ बेओक अड्डा की इसी बल खाती सड़क पर नीचे उतर रहे थे। हया एक हाथ से स्टॉल और दूसरे हाथ से उड़ते बालों को समेट के पकड़े हुए चल रही थी। इसे यूं लग रहा था कि वो पुराने ज़मानों में वापस चली गई, एक कदीम जजीरे पे जो सारी दुनिया से अलग थलग समंदर के दरमियान वाक़या था। वो सदियों पुराने शहज़ादों के जजीरे थे और वो खुद कोई अमर हुई शहज़ादी थी। शहज़ादों के जजीरे या प्रिंस आइलैंड। तुर्क में अदालार, अदा यानी जजीरे और लार यानी शहज़ादों के मरामर के समंदर में करीब करीब वाक़े 9 जजीरों के गिरोह को कहा जाता था। गए वक्तों में सलातीन अपने तख्तो ताज के लिए ख़तरनाक लगते शहज़ादों को जला वतन करके इन 9 जजीरों पे भेजा करते थे, जिससे इसका नाम प्रिंस आइलैंड पड़ गया। बेओक अड्डा इनमें सबसे बड़ा जजीरा था। बेओक यानी बड़ा और अड्डा यानी जजीरा। बेओक अड्डा दुनिया के ट्रैफिक रश और हंगामे से दूर एक पुरसकून छोटा सा जजीरा था। वहाँ गाड़ियाँ, बसें और दूसरी ऑटोस नहीं होती थी। सफ़र करने के लिए कदीम वक्तों की तरह घोड़ा गाड़ियाँ और बग्गियाँ थी या फिर बाईसाइकिल। डीजे और जहान इससे चंद कदम आगे निकल गए थे और वो कदीम ज़मानों के रोमांस में खोई ज़रा पीछे रह गई थी। वो दोनों बातें भी कर रहे थे। इनमें अब खासी बेतकल्फ़ी हो चुकी थी। जहान इसे रेस्टोरेंट्स के मुतालिक कुछ बता रहा था। यहाँ बहुत ज़्यादा इक़साम के कबाब मिलते हैं, गालबन 150 इक़साम के, और ये रेस्टोरेंट या तो सूप फ्री देता है या एप्पल टी। वो बेतौजही से इनकी बातें सुनती कदम उठा रही थी। इस जगह सड़क दोनों तरफ से रेस्टोरेंट्स में घेरी हुई थी। इनके दरवाजे खुले थे और सामने बरामदे में शेड तली कुर्सियाँ और मेज़ें बिछी थी। सियाहों का एक हजूम हर सो फैला हुआ था। सड़क के वस्त में एक जगह मजमा सा लगा हुआ था। वो तीनों भी बेख्तियार देखने के लिए रुक गए। सियाहों के दरमियान खड़ी वो एक खूबसूरत सी तुर्क बच्ची थी। वो गहरे जामनी बगैर आस्तीन फ्रॉक में मबलूस थी। घुंघराले बाल कंधे पे आगे को डाले हुए थे। वो रेड कारपेट पे खड़ी किसी अदाकारा की तरह कमर पे हाथ रखे एक मासूम सा पोज बनाए खड़ी थी और इर्द गिर्द दायरे में खड़े सियाह खटाखट अपने कैमरों में इसकी तस्वीरें खींच रहे थे। वो हर तस्वीर के बाद ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में खड़ी हो जाती और चेहरे पे मासूमियत तारी किए कभी आँखें तपतपाती, कभी थोड़ी तले हाथ रखती, कभी मुस्कुराती, कभी नाक सिकोड़ती। शायद 2 सियाह इसकी तस्वीर बनाने लगे तो देखा देखी मजमा लग गया। वो और डीजे भी फ़ौरन अपने कैमरे निकालकर तस्वीरें बनाने खड़े हो गए। इस बच्ची के पोज इतने प्यारे थे कि तस्वीरें बना बना कर भी इनका दिल नहीं भर रहा था। थोड़ी देर बाद हया ने लम्हे भर का तौक़ुफ़ करते अपना चेहरा उठाया तो देखा जहान साथ ही खड़ा लब बींचे कदरे नागवारी से ये सारा मंजर देख रहा था। वो शाने अचकाकर फिर से सियाहों के जमगटे में खड़ी बच्ची की तरफ मुतवज्जा हो गई। यार उम्र देखो इसकी और एक्शन कैसे मार रही है। डीजे हंसते हुए तस्वीरें खींच रही थी।
दफ्तर मजमा को चीर कर एक लड़की आगे बढ़ती दिखाई दी। इसने लंबे स्कर्ट और खुले स्वेटर के ऊपर भूरा सा स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेट रखा था। इसकी रंगत सुनहरी थी और आंखें भूरी सब्ज। वो 16-17 बरस की लगती थी। बाएं कहनी पर इसने एक टोकरी डाल रखी थी जिस पे जंगली फूल थे। वो माथे पे तेवरिया लिए आगे बढ़ी और सख्ती से इस बच्ची का बाजू पकड़ा। बच्ची घबरा कर पलटी और जैसे ही इस लड़की को देखा, इसके लबों से होले से निकला आयशे गुल। जवाबन वो भूरी सब्ज आंखों वाली तुर्क लड़की में गुस्से से कुछ कहते हुए इसका बाजू पकड़कर मजमे में रास्ता बनाकर इसको ले जाने लगी। वो तुर्क में जो कह रही थी वो ऐसा था कि सयाह फौरन पीछे हटने लगे। रेड कारपेट शो ख़त्म हो गया था। बच्ची अब मुज़ाहमत करती चिड़चिड़ेपन से कुछ कह रही थी। वो लड़की जिसका नाम आयशे गुल था मुसलसल बोलती हुई इसे ले जा रही थी। इसकी भूरी आंखों में गुस्सा भी था और दुख भी और शायद नमी भी। हया गर्दन मोड़कर इनको जाते देखती रही। आओ तुम्हें अपना प्रयोग अड्डा दिखाता हूँ। जहान की आवाज़ पे जो चौंकी, फिर हफ्सा सर झटक के इसके साथ आगे बढ़ गई। जहान ने एक बग्गी रोक दी थी। डीजे ने अलबत्ता 4 लीरास फी घंटा के हिसाब से साइकिल किराए पर ले ली थी और अब वो इसी पे सवार हो रही थी। हया बग्गी के करीब आई तो जहान ने एक तरफ होकर रास्ता दिया। वो शाहाना सी बग्गी ऊपर से खुली थी। आगे एक घोड़ा बांधा हुआ था। इसके साथ बग्गी बांध लगाम थामे बैठा था। पीछे खूबसूरत सी 2 अफराद के बैठने की निश्त बनी हुई थी जिस पे सुनहरी नक्श और निगार बने हुए थे। वो एहतियात से ऊपर चढ़ी। मखमले शानी निश्त निहायत गुजार थी। वो दोनों एक साथ ही इस पे बैठे। बग्गी बान ने घोड़े को ज़रा सी चाबुक लगाई तो वो चल दिया। पथरीली सड़क पे इसके टापों की आवाज़ गूंजने लगी। तो फिर पाकिस्तान के अच्छे लोग कैसे होते हैं? हया ने गर्दन इसकी तरफ फेरी। वो हाथ में पकड़े स्मार्टफोन पर निगाहें जमाए पूछ रहा था। वो इसे कभी भी मुकम्मल तवज्जो नहीं देगा, ये तो तय था। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अच्छे लोग। हया गहरी सांस लेकर सामने को देखने लगी। सड़क 2 रवैया सब्ज दरख्तों की कतार से खड़ी थी। चंद पीले जर्द पत्ते सड़क के किनारों पे बिखरे पड़े थे। दरख्तों की दोनों किनारों के दरमियान बग्गी सुस्त रवि से आगे बढ़ रही थी। हम बहुत तरक्की याफ्ता नहीं हैं मगर बहुत पढ़े लिखे भी नहीं हैं। धोखाधड़ी, रिश्वत, ज़िना, कत्ल, गारत और बहुत सी बुराइयां भी मबलूस है। हमारे यहाँ जुल्म खुले आम होता है और मजलूम भी हम ही होते हैं। हम बुस्मानदा भी है और पुरसहन के भी। मगर इस सब के बावजूद जहाँ सिकंदर हम दिल के बुरे नहीं हैं। हमारे दिल बहुत सादा, बहुत मासूम, बहुत प्यारे होते हैं। मगर वो कदरे तौक़ुफ़ से बोली, क्या तुमने वाकई अब्बा से पूछा था कि पाकिस्तान में हर रोज़ बम ब्लास्ट होते हैं? मैंने मोबाइल की स्क्रीन को उंगलियों में पकड़ी। वो ज़रा सा चौंका, फिर ज़ेर लब मुस्कुरा दिया। शायद क्या नहीं होते तो है। हमारी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कैफ़े में भी ब्लास्ट हुआ था। इसी दिन हमारी एक फेयरवेल पार्टी थी और हम फ्रेंड्स ब्लास्ट से 10 मिनट पहले कैफ़े से निकली थी। जब हम दोबारा आए तो बहुत बुरा मंजर था। गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।